Hello students, today we are going to study about binding energy curve from nuclear physics. If you have not yet watched my earlier video on nuclear physics, that was an introduction to the nuclear physics and the term associated with the nuclear physics, I highly recommend you to first watch that video. And then you should also watch how to calculate the binding energy for any given nuclei. बच्चों ये दोनों वीडियोस की लिंक आपको टॉप राइट हैंड कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करोगे ना, वहां भी मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के उन दोनों वीडियोस की लिंक दी हुई है। और तीसरा, इसका एक मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखा, तो वहां भी जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, वहां पर भी आप जाके इस वीडियो के बारे में लिंक पा सकते हो। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, और उस बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाइड्स हैं जिनको हम लोग मार्क करेंगे, फिर कैसे ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक्सप्लेन करता है कि लाइटर न्यूक्लियाइज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए प्रेफरेंस शो करते हैं और हेवियर न्यूक्लियाइज प्रेफर टू अंडरगो अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, और हेवी न्यूक्लियाइज तोड़ते हैं अपने आप को, तो ऐसा क्यों करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करके पाएंगे। तो चलो बच्चों, हम लोग पहले लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड दिस पर्टिकुलर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो जैसा कि तुम यहाँ सामने देख रहे हो, स्क्रीन के ऊपर मैंने एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व को ड्रॉ कर दिया है। अच्छा, इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व को ड्रॉ करने का जो बेसिक तरीका है उसका ध्यान रखना बच्चों। यहां पर जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के अलोंग तुम बेसिकली मास नंबर या फिर न्यूक्लियॉन नंबर को रखते हो। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे मास नंबर रख दिया है। तो ये मास नंबर क्या है, मास नंबर या फिर न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ये तुम्हारा यहाँ पर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर। I hope up till now you are well aware of the fact that the nucleon number is the collective number of protons and neutrons residing inside the nucleus। ठीक है, अब on the y axis बच्चों, इस y axis पे हम लोगों ने क्या रखा है, हम लोगों ने y axis पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ओके, और इसकी जो यूनिट है बच्चों वो हमेशा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने लिस्ट कर रखा। अब जो लेबलिंग है एक्सिस की, वी हैव डन दैट पार्ट। अब हमें स्केलिंग करना है, तो हम स्केलिंग कैसे करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी के एक्सिस की। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्स एक्सिस है उसको हम लोगों ने 20-20 के गैप्स में बना रखा। तो तुम देख सकते हो ये 20, 40, 60। तो मास नंबर यानी एक्स एक्सिस पे हमने 20 का स्केल कर रखा है। और बच्चों जो एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, उसमें हम लोगों ने 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्केलिंग कर रखी। तो पहली 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। तो ये आपके पास इस तरह से ये लेबलिंग करते हैं। अब बच्चों, जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखना है और जो कॉमन मिस्टेक होता है, एक तो बच्चे लेबलिंग नहीं करते हैं एक्सिस की, ना मार्किंग करते हैं ना लेबलिंग करते हैं। तो बच्चों, अगर मार्किंग नहीं है आपके ग्राफ्स की तो फिर वो ग्राफ मीनिंगलेस हो जाता है, आपको मार्क्स नहीं अवॉर्ड होते हैं। तो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस फैक्ट। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी वाई एक्सिस की लेबलिंग, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ पे जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उनकी किसी की भी बाइंडिंग एनर्जी अभी तक 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इनफैक्ट 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं मिली। अब 8.8 किसकी है बच्चों? वो 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आयरन की है। तो तुम देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होगा अर्थ में वो है आयरन, और आयरन हैज गॉट द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों, ये तुम देख सकते हो यहाँ पे 40 की जो लेबलिंग की गई है, 20, 40, ये मास नंबर 40 और ये 60, तो आयरन होता 56। तो समवेयर इन बिटवीन 50
will lie, and from that slightly shifted I will get an iron. So iron will be the highest is going to be the element which has got the highest binding energy. तो बच्चों सबसे important element हमारे लिए इस binding energy curve में होगा आयरन, जिसको मैं approximately 56 रखते हुए 8.8 के approximately बना दूंगा. तो इस बात को ध्यान रखना. Now this becomes my first important element that should be shown on the first important element, okay, that I am going to show on this बाइंडिंग एनर्जी कर्व. अच्छा, अब देखो बच्चों, इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व की जो मैंने बॉर्डर बना दिया सबसे पहला कि 8.8 से ज्यादा जब अर्थ में कोई भी एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी है नहीं तो उसके ऊपर की तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व जाएगा नहीं. अब हमें यहाँ पर दो और बॉर्डर तैयार करने. पहला बॉर्डर जो तैयार करूंगा मैं वो 20 से स्टार्ट करूंगा. तुम देख सकते हो यहाँ पर ये एक 20 की लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, और फिर मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ करी हुई 180 के रेंज में. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो 20 से 180 के रेंज में, जिसको हम लोग कहते हैं मिड मास रीजन, ठीक है बच्चों, इस रीजन में जितने भी एलिमेंट्स लाई करते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर रहती है. ठीक है, तो तुम देख सकते हो ये 8 मिलियन के ऊपर है सारी बाइंडिंग एनर्जी, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं इन सारे एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी 8 से ग्रेटर है. अच्छा, ये बाइंडिंग एनर्जी का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? अगर किसी ने पहले बाइंडिंग एनर्जी नहीं पढ़ा है तो वो जान ले कि भाई बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है किन्हीं भी न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को सेपरेट करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस करने के लिए. तो किसी भी एलिमेंट की जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी बच्चों, तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तुम्हें न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखने के लिए. तो उतना ही डिफिकल्ट होगा उस न्यूक्लियस को तोड़ना. यानी जितनी हाई बाइंडिंग एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल. तो ये ध्यान रखिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है कि हाई बाइंडिंग एनर्जी सिग्निफाइज, किस बात को सिग्निफाई कर रहा है? सिग्निफाइज द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन न्यूक्लियाई, ठीक है, एंड देयर बाय द एलिमेंट इटसेल्फ. तो तुम पा रहे हो कि जो मिड मास रीजन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल है. अब तुम देखो जब मैं 180 के बियॉन्ड बढ़ता हूं, ठीक है ना, तो जब मैं 180 के बियॉन्ड जाता हूं तो 180 के बियॉन्ड और 20 से लेस, ठीक है, 180 के बियॉन्ड और 20 से लेस बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करने लग जाती है. देखो इसके बाद क्या हो रहा है, 180 के लेस के बियॉन्ड, 180 के बियॉन्ड तो बाइंडिंग एनर्जी घटने लग गई. और अगर तुम यहां से देखो 20 से लेस, तो तुम क्या पा रहे हो भाई, 20 से लेस में भी बाइंडिंग एनर्जी बड़ी वेरिएबल तरीके से घटने लग गई. तो अब जितनी लेस बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा. तो इससे एक चीज समझ में आई कि जितने भी हैवी न्यूक्लियाइड्स होते हैं या जितने भी लो मास न्यूक्लियाइड्स होते हैं, ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास कौन सा है, ये रीजन किसका है, लो मास न्यूक्लियाइड्स का. तो जितने भी हैवी न्यूक्लियाइड्स हैं या जितने भी लो मास न्यूक्लियाइड्स हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी लेस है, और चूंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी लेस है तो दे आर अनस्टेबल. So heavy nucleides also have got less binding energy, hence they are also unstable. अब चूंकि ये अनस्टेबल है तो ऐसे एलिमेंट्स स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेंगे, अगर लो मास न्यूक्लियाइड्स हैं तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी का रीजन ये वाला है बच्चों, ठीक है ना, मिडिल मास वाला. तो लोअर मास न्यूक्लियाइड्स क्या करेंगे, आपस में जुड़ना चालू करेंगे, फ्यूज करना चालू करेंगे, ताकि वो जुड़ के इस रीजन में आ सकें. सारे न्यूक्लियाइड जो यहां लाई कर रहे हैं ये इस रीजन में आ सकें. तो लो मास न्यूक्लियाइड्स किस तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन करना प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर टू अंडरगो द फ्यूजन रिएक्शन.
फ्यूज करके वो मिड मास रीजन में आएंगे और मिड मास रीजन की बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है तो स्टेबिलिटी हो जाएगी उनके पास। इसी तरह से जितने भी हैवी न्यूक्लियाइड्स हैं बच्चों, ये क्या करना चाहिए, ये फिजन करना चाहेंगे, ब्रेक करना चाहेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? दे वुड लाइक टू ब्रेक देमसेल्फ इनटू टू मिड मास न्यूक्लियाइड्स। और उसके पीछे रीजन क्या अभी मैंने तुम्हें बताया, टू मिड मास न्यूक्लियाइड्स क्यों बनना चाहेंगे भाई, ब्रेक करके टू मिड मास, क्योंकि मिड मास न्यूक्लियाइड वापस से फिर इस मिड मास रीजन में लाई कर जाएगा जहां पर स्टेबिलिटी हाई होती है बच्चों। तो इसलिए हम लोग इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से इस बात को समझ पाते हैं कि भाई लोअर मास न्यूक्लियाइड्स कैसे प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और जो हैवी मास न्यूक्लियाइड्स हैं वो प्रेफर करते हैं न्यूक्लियर का फिजन रिएक्शन। और जो सेंटर वाला रीजन है, जो मिड मास रीजन है बच्चों, वो मिड मास रीजन कैसा है, मिड मास रीजन तुम्हारा सबसे ज्यादा स्टेबल है, और क्योंकि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो सारी की सारी 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर लाई कर रही थी। तो ये हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व की स्टडी से मिल जाती है बच्चों। तो आपसे एग्जामिनेशन हॉल में, सॉरी इन एग्जामिनेशन पेपर में क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व को बनाओ। अच्छा, अब इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व को बनाने का तरीका क्या है बच्चों, बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैंने जैसे तुम्हें बाउंड्रीज बताई वो बाउंड्रीज ड्रॉ कर लो, और ध्यान रखो कि इसमें 1 से नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी अर्थ पे एग्जिस्ट करने वाला कोई भी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी 1 से लेस नहीं होती है, और साथ ही साथ वो 8.8 से ग्रेटर नहीं होती है। तो 1 से इस ग्राफ को स्टार्ट करना चालू करें, एक स्ट्रेट लाइन लगभग हल्की सी स्लांट करते हुए एकदम सीधे। मैंने कैसे अपने स्कूल डेज में इसको याद किया था, तो मैं इसको हमेशा हाथी की तरह देखता था। तो ये इस हाथी का क्या है, ट्रंक होता था, ठीक है, सूंड। तो ये 1 से मैं इसको स्टार्ट करता था और ये 1 से लेकर 7 तक ले जाता हूं बच्चों। 7 बड़ा ऑस्पिशियस नंबर है अपने पास, हर चीज 7 है, 7 दिन, ठीक है, 7 सुर, 7 कलर्स इन द रेनबो, तो 7। तो 1 से पहले चलो, 1 से थोड़ा ऊपर से चलो और 7 तक पहुंचो, और 7 पे मौजूद होता है हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है ना, तो हीलियम को वहां पे मार्क कर दो। अब 7 से तुम्हें नीचे आना, तो कितना नीचे आना, 5.5 के आसपास तक पहुंचो, और 5.5 पे दूसरा एलिमेंट मार्क कर दो जो कि होगा लिथियम। तो हम लोगों ने बच्चों क्या सीखा कि 1 के ऊपर से एकदम स्ट्रेट लाइन लेके चला, और ये सब 20 के अंदर बनाना है तुम्हें। ये देख लो सारा का सारा जो कुछ भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं सब 20 के विदिन में है, ठीक है। तो 1 से चले, 1 के थोड़ा सा ऊपर से चले, कहां तक गए, 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे गए, और 7 पे तुम्हारे पास लिथियम था, सॉरी 7 पे तुम्हारे पास हीलियम था, और हीलियम का एलिमेंट वहां पे आप मार्क कर रहे हैं, और हीलियम से अब आप नीचे आते हैं कहां तक, 5.5 तक बच्चों। और अभी भी हम 20 के विदिन में ही सारा ग्राफ बनाएंगे, हाथी की सूंड, हाथी के कान वगैरह, ठीक है। तो ये हाथी का ट्रंक बन गया, और यहां से अब आपको उठना और लगभग 8 तक पहुंचना, 8 को क्रॉस नहीं करना बच्चों, आपको लगभग 8 तक पहुंचना है। तो अब आप यहां से उठेंगे और यहां से उठ के आप 8 तक जाइए, 8.8 या 8.9 तक, और वहां पर आपको नेक्स्ट एलिमेंट बच्चों मार्क करना जो कि होगा कार्बन, ठीक है। कार्बन is again one of the important element on earth and this is the stable element 12C कार्बन। तो 8 के राउंड अबाउट आपको कार्बन को मार्क कर देना है, और ये आपके हाथी के पहले कान हुए। और 8.8 या 8.9 के आसपास इसको मार्क करके थोड़ा सा नीचे आके इस कान को कंप्लीट करना, और जब नीचे आओगे ना बच्चों तो वहां पे नाइट्रोजन की पोजीशन मार्क करनी है, ठीक। तो कार्बन आपने मार्क कर दी और नाइट्रोजन 14 आपने मार्क कर दिया। अब हाथी का पहला कान तैयार हो गया, 20 के अंदर ही ये सारे काम को करना है बच्चों। और फिर इसके बाद दूसरी लाइन अब आपको ड्रॉ करनी है ऑक्सीजन के लिए, हाथी का दूसरा कान अब आप तैयार कर रहे हो। मैं थोड़ा क्लटर साफ कर देता हूं यहां से। अब मैं यहां से हाथी का दूसरा कान ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से चलता हूं, और तुम देख सकते हो यहां से चलते हुए हाथी का दूसरा कान ऑक्सीजन 16, ठीक है, O16। और ये 8 से रख के थोड़ा सा नीचे ले आना है, और वहां पर बच्चों तुम्हें नाइट्रोजन मार्क करना होगा, ठीक है, नहीं सॉरी नॉट नाइट्रोजन, F फॉर फ्लोरीन, फ्लोरीन को तुम्हें मार्क करना है, फ्लोरीन F18, ठीक है। तो ये
एलिमेंट्स हो गए जो 20 से पहले आपको मार्क करना है। और 220 पे यूरेनियम रख देना है, 218, 220, सॉरी 238, नॉट 218, 238 पे बच्चों ये यूरेनियम आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से रीआइट्रेट कर दे रहा हूँ, हम लोग बना क्या रहे हैं, कैसे कर्व को ड्रॉ करेंगे। ये कर्व स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 1 के ऊपर से चलना है हमें, 1 के ऊपर से चलेंगे हम और नीचे ड्यूटेरियम मार्क करेंगे लोएस्ट पे, और धीरे 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 ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन लेते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले कहाँ चलेंगे, 1 से चलना है कहाँ तक, 7 तक। याद रखना 7 एक ऑस्पिशियस नंबर है, 7 दिन 7 सुर, 7 कलर्स रेनबो के, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बच्चों 7 तक जाएंगे, 7 पे कौन मिलेगा मुझे, हीलियम। तो 1 से 7 पे चलते हैं, हीलियम मिल जाता है, 1 पे होता है ड्यूटेरियम, 2H मिल जाता है। अब बच्चों 7 से नीचे आओगे, 7 से जब नीचे आओगे कहाँ तक आओगे, 5.5 के राउंड अबाउट, और वहां पे तुम्हें लिथियम बनाना होगा, लिथियम मार्क कर दोगे। लिथियम से ऊपर चलोगे 7 से, और 8.8 या 8.9 तक जाके तुम्हें वहां पर मार्क करना होगा C12 को, और ये हाथी के कान बनेंगे। 8.9 से थोड़ा सा नीचे आओगे 8.5 के राउंड अबाउट तक, ये 8.5, और 8.5 से फिर ऊपर जाओगे लगभग सॉरी 8.8 बोल, सी मैं गलत बोल गया हूँ बच्चों, 7.9 होना चाहिए था, ये 7.9 है, और ये 7.5 तक, ठीक है ना। 8 के बाद तो 9 के बाद तो जाती ही नहीं कहानी, तो 7 से 7.5 तक आप आएंगे, और फिर कार्बन मार्क कर देंगे। कार्बन का ये हाथी का पहला कान बन गया, फिर यहां से एक हाथी का दूसरा कान आपने बना देना है। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा, और फिर यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, फिर ये कर्व ऐसे घूमता हुआ चला जाएगा, और ये पार्ट, और इस जगह पे फिर आप 56 पे आयरन को मार्क कर देंगे बच्चों। तो ये इस तरीके से आपको इस कर्व को ड्रॉ करना था। एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको रफली इस कर्व को बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। इतना काफी होता है कि अगर आप इतना भी ड्रॉ कर दें। अच्छा, अब जो कंक्लूसिव पार्ट था, मैंने इतनी देर तक आपको एक्सप्लेन किया, उसको एक बार रीआइट्रेट कर देता हूं। और वो क्या कहता है कि जो जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होता है लाइट न्यूक्लियाइज का, वो स्मॉल होता है बच्चों। हम लोगों ने सीखा 20 से लेस जितने भी मास नंबर के न्यूक्लियाइड्स थे, वो सारे के सारे का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत स्मॉल था। अब और सिमिलरली 180 से जो ज्यादा थे उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी लेस होती थी, लेकिन जो 20 से ग्रेटर और 180 से लेस, जो यानी जो मिड मास रीजन था, उसमें जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो मैक्सिमम होती थी, और वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाइड्स की बेल्ट थी, है वो स्टेबल न्यूक्लियाइड्स का रीजन था। मास नंबर जैसे बढ़ता था फिर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करने लग जाती थी। अब चूंकि हैवी मास नंबर वालों की भी बाइंडिंग एनर्जी लेस है, और क्योंकि हैवी वालों की मास नंबर की बाइंडिंग एनर्जी लेस है, इसलिए वो अपने आप को दो इक्वल मास न्यूक्लियाइड्स में स्प्लिट करेंगे मिड मास ऑर्डर के, ताकि वो मिड मास रीजन में आ सके और स्टेबिलिटी को अटेन कर सके। इसलिए ये फैक्टर एक्सप्लेन करता था कि व्हाई अ हेवी न्यूक्लियाइड्स प्रेफर टू अंडरगो अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन so that it can split itself into two mid mass region nuclides। बच्चों ध्यान रखना, mid mass word को यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो so that they can split themselves into two smaller nuclei of mid mass order, because in the mid mass order only you will find the binding energies to be of higher values, and similarly a lighter nuclei or a nuclei which have got low mass numbers are also unstable because of the fact that they also have less binding energy. So what they do, they prefer to fuse themselves, आपस में जोड़ते हैं, फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करके वो ऐसा न्यूक्लियाई बनाना चाहेंगे ताकि वो भी मिड मास रीजन का न्यूक्लियाई हो, और फिर जब वो मिड मास रीजन में होगा तो फिर से उसके पास बाइंडिंग एनर्जी हाई हो जाएगी, और फिर से वो स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। तो इस तरह से लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज करके मिड मास रीजन में जाना चाहेंगे, और हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट करके मिड मास रीजन में आना चाहेंगे, ताकि मिड मास रीजन के न्यूक्लियाइड्स की, चूंकि मिड मास रीजन के न्यूक्लियाइड्स की बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है।
और इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से जानते हैं बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे बाइंडिंग एनर्जी कर्व के। तो please students do take care of this binding energy curve. You can expect a 2 to 3 marks question based on to this particular binding energy curve, stating either to draw the binding energy curve, mark the important nuclides, mark the position of important nuclides, and to explain why heavy nuclides are unstable or radioactive, or why light nuclides prefer to undergo a fusion reaction while heavy nuclides prefer to undergo a nuclear fission reaction। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, इस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स से। सो प्लीज टेक केयर। होप this discussion will help you to develop a better understanding of this particular topic. फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, hit the bell icon so that whenever a new video is uploaded you are made aware to it। और स्टूडेंट्स आप इसको लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक करने की वजह से आपको मेरे ऐसे कई वीडियोस टाइमली नोटिफिकेशन में आपके पास आते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आप टुवर्ड्स योर स्टडी एंड टू अचीव गुड मार्क्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।